सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है, ये प्रूफ करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। वैसे तो इस बात को पहले से ही वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। जब उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन दिया था तभी उसी टाइम वॉटसन क्रिक ने ये भी कहा था कि इनका जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ देने के लिए बाद में आते हैं मिसेल्सन एंड स्टाल, और आज हमें उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी प्रूफ को पढ़ना है कि कैसे उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया है। ओके, तो सबसे पहले इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय इट वाज proposed by Watson and Crick। ठीक है, बट experimental proof experimental proof done by Michelson and Stahl। ठीक, तो यही हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। अब इनके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम कुछ चीज समझ के चलते हैं। जैसे कि हमको एक चीज समझ के चलना है पहले से, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पे हम इसको यूज करने वाले हैं, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप दो तरह के नाइट्रोजन देखोगे। एक देखोगे आप N14, ठीक है, जो कि होता है नॉर्मल नाइट्रोजन। ठीक है, और दूसरा होता है N15। N15 जो कि थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो है 15 और इसका एटॉमिक मास है 14। तो ऑफ कोर्स कौन ज्यादा हैवी होगा? N15 वाला। ठीक है, तो यहां पे इसको हम यूज करने वाले हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं। अब इनको टेस्ट करने के लिए, ये हैवी है या लाइट है, इनको टेस्ट करने के लिए हम एक चीज और यहां इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड को यूज करेंगे, ठीक है, एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग सीजियम क्लोराइड में, है ना, एक बीकर लेके इस तरह से सीजियम क्लोराइड में अगर N14 वाले किसी कंपाउंड को उसमें रखेंगे, तो क्योंकि ये हल्का है तो इसका जो बैंड बनेगा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, सीजियम क्लोराइड में हमको क्या करना है, उसके साथ सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। तो इसका जो बैंड बनेगा वो कहीं ऊपर की तरफ बनेगा, बिकॉज इट इज लाइट इन नेचर। इट इज लाइट इन नेचर। लेकिन अगर आप सेम चीज इस N15 वाले के साथ करते हो, है ना, तो इसका बैंड कहां बनेगा? थोड़ा नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि जो हैवी चीज होती है वो क्या होती है? नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। तो दो चीज पहले आपको यहां पे समझ लेना है इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। एक तो आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आप समझ लो पहले कि दो होंगे यहाँ पे, N14 और N15। ठीक है, N15 वाला रेडियो एक्टिव नहीं है, वो क्या है? हैवी है। और N14 वाला नॉर्मल नाइट्रोजन है और थोड़ा लाइट है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या यूज की है? सीजियम क्लोराइड यूज किया है एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूट करेंगे यहाँ पे तो हम लोग क्या हो जाएगा, N14 वाला क्योंकि लाइट होता है वो ऊपर रह जाएगा, उसका बैंड ऊपर रह जाएगा, और N15 वाला थोड़ा हैवी होता है तो वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेसल इंस्टाल ने क्या किया है कि उन्होंने एक कल्चर प्लेट लिया। ठीक है, एक कल्चर प्लेट लिया
और इस पे एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? ई कोलाई के साथ। किसके साथ? ई कोलाई विच इज अ बैक्टीरिया, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब सबसे पहले इन्होंने जो ई कोलाई यहां पे रखा, ऑफ कोर्स वो क्या होगा? नॉर्मल विथ नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे जो ई कोलाई डेवलप करते हैं वो आसपास के नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, इस कल्चर प्लेट में एक सॉल्यूशन डाला, ठीक है, जो कि क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यहां पे इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज होगा, इट विल बी ऑफ N15। इट विल बी ऑफ N15 का नाइट्रोजन होगा, मतलब हैवी नाइट्रोजन यहां पे यूज होने वाला है। अब एज सुन एज दिस बैक्टीरिया है ना, ई कोलाई विल रेप्लीकेट, इसका जब डीएनए रेप्लीकेट करेगा तो इसको क्या चाहिए होगा? इसको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होगा, इसको नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए होंगी। तो वो नाइट्रोजनस बेसिस कहां से लेगा? अपने आसपास से लेगा। और इसके आसपास क्या है? इसके आसपास क्या भरा हुआ है? इसके आसपास भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा है? अमोनियम क्लोराइड भरा है। अब अमोनियम क्लोराइड की मदद से जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा? धीरे धीरे इसके अंदर इसके अंदर ये जो हैवी वाला नाइट्रोजन है ना, ये आने लगेगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसके अंदर आने लगेगा। तो मिसेल्सन स्टाल ने इस कल्चर प्लेट में इसको कई जनरेशन्स तक ग्रो कराया, और तब तक ग्रो कराया जब तक हैवी नाइट्रोजन वाला जो डीएनए है वो अच्छे से डेवलप ना कर जाए। तो आप देख सकते हैं, हमने ई कोलाई, नॉर्मल ई कोलाई से स्टार्ट किया था, लेकिन कई जनरेशन्स तक डिवाइड कराते कराते इस मिसेल्सन स्टाल ने क्या किया? हैवी नाइट्रोजन के साथ उनको ग्रो कराया, और एक समय के बाद बहुत सारे ऐसे इकोलाई आ गए जिनके पास हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा उनकी बॉडी में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है? हैवी नाइट्रोजन वाला, है ना, हैवी नाइट्रोजन वाला इकोलाई आ चुका है। अब बारी है इसको, उन्होंने एक और कल्चर प्लेट में फिर ग्रो कराया इसको, उसके बाद एक और कल्चर प्लेट में फिर ग्रो कराया है, ठीक। इस कल्चर प्लेट में क्या किया इन्होंने इस बार? यहां पे फिर से दिया है इन्होंने अमोनियम क्लोराइड, लेकिन इस सेकंड प्लेट में अब यहां पे क्या प्रेजेंट है? इस प्लेट को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक है। हमारी कहानी यहां से शुरू होगी। तो अब एक नए कल्चर प्लेट को यूज किया जा रहा है, और इसमें इन्होंने क्या डाला है? अमोनियम क्लोराइड डाला है। लेकिन यहां पे जो नाइट्रोजन है ये कैसा होगा? ये होगा N14 वाला नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? यहां पे जो हैवी नाइट्रोजन वाला, अ, इसको सिंपल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। हैवी नाइट्रोजन वाला जो हमारे पास ई कोलाई था, वो यहां पे हम इसको इस कल्चर प्लेट में ले आ चुके हैं, ठीक है। इस कल्चर प्लेट में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। और अब जब ये वाला ई कोलाई है ना, ये वाला ई कोलाई जब डिवाइड करेगा तो ऑफ कोर्स इसको भी क्या चाहिए होगा? इसको भी नाइट्रोजन चाहिए होगा। और वो कहां से लेगा? आसपास से। और इसके आसपास क्या भरा हुआ है? इसके आसपास भरा हुआ है नॉर्मल नाइट्रोजन। क्या भरा है? नॉर्मल नाइट्रोजन वाला कंटेंट भरा हुआ है। तो ऑफ कोर्स अगर अब इसको नाइट्रोजन मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? N14 वाला नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। इसको हम मान लेते हैं, ये पेरेंट जनरेशन मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? यहां से इसको पेरेंट जनरेशन मान लेते हैं, ठीक है। और ई कोलाई के साथ खास बात यह है कि हर 20 मिनट पे ये डीएनए इसका रेप्लिकेट कर जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर जाता है 20 मिनट्स के अंदर। अब 20 मिनट्स के बाद जब यहां पे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स जब रेप्लिकेशन होगा डीएनए का तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा। ओके, हाँ, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। और इनके साथ
इनके साथ जो न्यू स्ट्रैंड आएगा, ठीक है, इनके साथ जो न्यू स्ट्रैंड आएगा वो कैसा होगा, वो होगा N14 वाला, N14 वाला, ठीक है। मतलब कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे क्या था, ये 100% N15 वाला नाइट्रोजन था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आ चुका है, यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला क्या है, N15 है, ठीक है, और ये वाला क्या है, N14 है। यहां पे भी देखो, ये N15 और ये N14, मतलब कि अब जो ये फर्स्ट जनरेशन आई है, इसको मैं फर्स्ट जनरेशन बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट जनरेशन बोल दे रहा हूं। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं कि यहां पे मिक्सचर है, N15 भी है और N14 भी है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, यहां यहां तो 100% क्या था, 100% N15 वाले थे, लेकिन यहां पे अब क्या आ गया, कैसी कंडीशन है, हाइब्रिड की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, हाइब्रिड की कंडीशन है, मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म में N15 वाला डीएनए भी है और N14 वाला डीएनए भी है, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज समझते हैं, अब हमको ये चीज दिख तो रही नहीं है कि हम आंखों से देख रहे हैं कि हाँ ये हैवी डीएनए है, ये लाइट डीएनए, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने को समझाया था ना कि हमने क्या यूज किया था, हमको यूज करना है सीजियम क्लोराइड, इसके लिए क्या यूज करना है, सीजियम क्लोराइड यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, सीजियम क्लोराइड एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट यूज करना है। तो हम यहां ले आते हैं एक बीकर और उसमें डालते हैं क्या, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, और इसमें भी सीजियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। सीजियम क्लोराइड क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट है। अब यहां पे हमारे पास जो हैवी नाइट्रोजन था, जब इसको हम उसमें रख के सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, तो हमारे पास, क्योंकि ये नाइट्रोजन कैसा है, हैवी है, तो ये एक बैंड बनाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये एक बैंड बना रहा था नीचे की तरफ यहां पे, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि यहां पे एक बैंड बन रहा है विच इज ऑफ N15, कैसा था, N15 वाला नाइट्रोजन था। और अब आप फर्स्ट जनरेशन में देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन में आपको हाइब्रिड चीज नजर आ रही है, मतलब N15 भी है और N14 भी है, ठीक है। तो यहां पे भी हमको एक बैंड नजर आ रहा था, जब इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया तो ऑफ कोर्स यहां पे भी हमको एक बैंड नजर आ रहा था विच इज जस्ट अबव, है ना, विच इज एट सम मिडल पॉइंट ऑफ दिस बीकर, कहीं बीच में, ना बहुत ज्यादा हैवी था ये और ना बहुत ज्यादा लाइट था, इसलिए कहीं ना कहीं बीकर के बीचों बीच में, है ना, N15 भी है इसमें प्लस N14 भी है इसमें, तो हाइब्रिड चीज है। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूगेट कराया गया तो कहीं ना कहीं बीच में ये बैंड बना रहा था, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल रहा था कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, आंखों से नहीं दिख रहा था हमें, बट इस सेंट्रीफ्यूगेट कराने से हमको समझ में आ रहा था कि किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। इसके बाद फर्दर एक जनरेशन और ग्रो कराया गया, मैं इसको यहां से और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, तो इस प्लेट को मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा कर दिया है। अब जब एक और जनरेशन को डेवलप कराया गया फिर 20 मिनट्स के बाद, ठीक है, अगेन तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, टोटल 40 मिनट्स हो जाएगा, कितना, 40 मिनट्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक चीज समझ में आएगा आपको कि सबसे पहले जब रेप्लिकेशन होगा इनका, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, बैंड्स को पहले अलग कर देते हैं, ठीक है, बैंड्स को हम अलग कर देते हैं। तो इस वाले का, इस वाले डीएनए का एक बैंड ये रहा, ठीक, और एक बैंड ये रहा, ठीक है। फिर दूसरे वाले की बात करते हैं, तो दूसरे वाले का एक बैंड ये रहा और एक बैंड ये रहा। हमने सारे डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, क्योंकि भाई सेपरेशन होता है ना रेप्लिकेशन से पहले। तो अब देखो, अब यहां पे ये जो यूज करेगा, है ना, अब जो नया स्ट्रैंड हर डीएनए के साथ बनेगा वो किसको यूज करेगा, N14 वाले को। N14 को हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, तो यहां पे ये इसके साथ ये एक बन गया डीएनए, ठीक है, यहां पे ये इसके साथ बन गया एक डीएनए,
यहाँ पे ये इसके साथ बन गया एक डीएनए, और यहाँ पे ये इसके साथ बन गया एक डीएनए। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, और ये हो गया नंबर 4। तो 4 बने, 2 से कितने हो गए? नेक्स्ट जनरेशन में 4 हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि अब यहाँ पे प्योर N14 वाले भी क्या हो गए? बड़े हैं, और हाइब्रिड वाले अभी भी कितने हैं? उतने हैं। तो आप देखो 4 में से, है ना, आउट ऑफ 4 2 आर हाइब्रिड, 2 आर हाइब्रिड। तो मतलब कि यहां पे हाइब्रिड की कितनी परसेंटेज हो गई? 50%। कितनी? 50% हाइब्रिड है, और 50% क्या है? नॉर्मल वाले, मतलब कि नॉर्मल डीएनए वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं नाम दे रहा हूं सेकेंड जनरेशन। ये क्या है? सेकेंड जनरेशन। ठीक है, अब यहां पे जब सेंट्रीफ्यूगेट कराया गया इस कंटेंट को, यहां पे जब सेंट्रीफ्यूगेट कराया गया है, तो यहां पे दो बैंड निकल के आती हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक पूरा पूरा हाइब्रिड बैंड है, और एक पूरा पूरा N14 वाला है। तो जब यहां पे सेंट्रीफ्यूगेट कराएंगे तो हमको दो तरह के बैंड मिल रहे थे। एक तो हमारा कैसा था? हाइब्रिड वाला। एक हाइब्रिड वाला था जो कि सेम वहीं पे आएगा अभी, ये। ठीक है, और एक बैंड हमको दिख रहा था ऊपर की तरफ, जो कि क्या था? लाइट बैंड था। ठीक है, तो ये हो गया N14, और ये हो गया हाइब्रिड। क्या हो गया? हाइब्रिड वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो मेसेल्सन इंस्टॉल थे, वो ये जनरेशन टू जनरेशन ऑब्जर्व करते चले गए कि देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। सबसे पेरेंट जनरेशन में देखिए तो केवल N15 वाले डीएनए हैं। फिर फर्स्ट जनरेशन में देखिए तो वहां पे हाइब्रिड डीएनए आ गया, क्योंकि वो जो हमने जो दे रखा था उनको, वही उन्होंने एक्सेप्ट किया, N14 वाला। फिर एक जनरेशन और 40 मिनट बाद फिर और ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे अब पूरी तरह से N14 वाले पूरी तरह से आ रहे हैं, है ना, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो पूरी तरह से N14 वाले हैं वो बन के आ रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 100% हाइब्रिड थे फर्स्ट जनरेशन में, 100% हाइब्रिड थे, और सेकंड जनरेशन आते आते हाइब्रिड कितने रह गए? 50%। अब ये हाइब्रिड जो कंटेंट है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड जनरेशन भी लेके आओगे, तो थर्ड जनरेशन में आपका फिर जो हाइब्रिड है वो 25% रह जाएगा। फिर फोर्थ जनरेशन में तक जाओगे तो आपका जो हाइब्रिड कंटेंट होगा वो 12.5% रह जाएगा। तो धीरे धीरे जो हाइब्रिड की कंडीशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी, और आपका जो N14 वाला है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से मिसेल्सन स्टाल ने ये प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब कि हर नए जनरेशन में जब नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक डीएनए का स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक डीएनए का स्ट्रैंड न्यू बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस के थ्रू दिखा भी दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? जब हमने फर्स्ट जनरेशन को ऑब्जर्व किया था आफ्टर 20 मिनट्स, तो लाइट वाले डीएनए कितने थे? 0%। सारे के सारे कैसे थे? हाइब्रिड थे। फिर हमने 20 मिनट बाद ऑब्जर्व किया, मोर 20 मतलब 40 मिनट बाद, तो 50% लाइट हो गए, 50% हाइब्रिड हो गए। फिर अगर हम 60 मिनट बाद और उसको डिवाइड करेंगे, तो लाइट वाले हमारे और बढ़ जाएंगे 75%, और हाइब्रिड वाले 25% रह जाएंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि 80 मिनट्स बाद अगर हम देखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, तो आपका आंसर यहां छुपा हुआ है। फोर्थ जनरेशन जब आएगी 80 मिनट्स के बाद, तो 87.5% आपका हो जाएगा लाइट डीएनए, और 12.5% आपका हो जाएगा हाइब्रिड डीएनए। मतलब कि ये हो जाएगा 1:7 की कंडीशन, मतलब 7:1 की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी है जो बच्चे कई बार उसको मिस कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, ठीक है, उसकी डिटेल तो नहीं है, पर ये आपको याद रखना है। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। किसको यूज किया गया था उसमें? रेडियो एक्टिव थाइमिडिन को यूज किया गया था।
हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे वहां पे हैवी आइसोटोप यूज किया गया है और यहाँ पे रेडियो एक्टिव थाइमिडिन को यूज किया गया है टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। यहाँ पे भी सेम एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसने भी यही बताया कि द क्रोमोसोम वॉज डिवाइड रेप्लिकेशन डन इन सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? वेसा फाबा पे। ये एक बीन प्लांट है, ठीक है, फावा बीन इसको कॉमनली कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक बीन प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, फेबेशिया ग्रुप का होता है ये। तो टेलर साइंटिस्ट थे, टेलर और उनके कलीग्स ने ये 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था और सेम चीज बताई थी, ठीक है, कि द एक्सपेरिमेंट प्रूव, उनका एक्सपेरिमेंट यही प्रूव कर रहा था कि क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है और एनसीईआरटी का मैंने भी एक एक कंटेंट आपको यहाँ पे बता दिया। तो आई होप आपको ये चीज एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूज किया गया है। तो दो चीजें बार बार पूछता है पेपर में, अमोनियम क्लोराइड जो कि एज अ कल्चर में यूज किया गया था, और एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट किसको यूज किया गया? सीजियम क्लोराइड को, ठीक है। N15 क्यों हैवी है? क्योंकि उसका एटॉमिक मास 15 है, और N14 क्योंकि लाइटर, क्योंकि उसका एटॉमिक मास उसका एटॉमिक मास 14 है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।